अक्सर अक्सर सड़क किनारे कोई मोची किसी सब्जी वाले या मजदूर को अपना काम करते हुए देखकर मन में ये ख्याल आता है कि वो इंसान इस पूरी दुनिया को, इस भागदौड़ को आखिर किस नजरिए से देखता होगा। हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है जो अक्सर उठता है ना? मतलब दिन भर सड़क की धूल, लोगों की जल्दबाजी और फटे जूतों के बीच बैठा एक व्यक्ति समाज की सच्चाइयों को कैसे डिकोड करता है। बिल्कुल। आज श्रोतों के इस गहरी पड़ताल में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प और जमीनी विषय पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जीवन का असली फलसफा सिर्फ मोटी मोटी किताबों या लेक्चर में नहीं मिलता। सही कह रही हैं आप। बल्कि वो सड़क किनारे बैठे एक मोची के रोजमर्रा के संघर्ष में भी छिपा हो सकता है। जी, तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हिंदी साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली कविता पर आधारित हैं। हम ट्यूटोरियल हिंदी के एक विस्तृत विश्लेषण और हिंदवी वेबसाइट से महान जनकवि धूमिल की रचना। जी हाँ, धूमिल की कालजयी रचना मोचीराम के पन्नों से गुजरेंगे, जो उनके मशहूर संग्रह संसद से सड़क तक के 2013 संस्करण के पृष्ठ 39 पर छपी है। और आज की इस चर्चा का लक्ष्य भी यही है कि हम सिर्फ एक कविता का पाठ न करें, बल्कि उसकी परतों को खोलें। बिल्कुल। आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे कवि धूमिल ने एक मोची यानी मोचीराम के नजरिए का इस्तेमाल करके समाज की बहुत गहरी बीमारियों पर उंगली रखी है। जैसे हमारी जाति व्यवस्था हो गई, हाँ, या मध्यम वर्ग का खोखला दिखावा हो, या फिर भाषा और ज्ञान पर तथाकथित बुद्धिजीवियों का एकाधिकार हो। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कविता शुरू होती है। और सच कहूं तो पहली ही पंक्तियां इतनी मारक हैं कि दिमाग में सीधा वार करती हैं। हाँ, वो पंक्तियां जो मोचीराम के नजरिए को पूरी तरह से साफ कर देती हैं। बिल्कुल। मोचीराम कहता है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मोचीराम ने उन सारे भ्रमों को कैसे एक झटके में जमीन पर लापटका है। हाँ। जिन्हें आधुनिक समाज बहुत अहमियत देता है। अब अगर हम इसे गहराई से सोचें तो समाज में पद, पैसा, रुतबा, इन सब के आधार पर रोज कितनी दीवारें खड़ी की जाती हैं। कोई वीआईपी है तो कोई आम आदमी है। बिल्कुल। लेकिन मोचीराम के लिए ये सब कुछ बेमानी है। जब वो कहता है कि हर आदमी सिर्फ एक जोड़ी जूता है, तो ये सिर्फ एक मोची का बयान नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में समाज की उस व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है जो इंसानों की पहचान उनके कपड़ों, उनके जूतों या उनके बैंक बैलेंस से तय करती है। मतलब उसने पूरी व्यवस्था को ही नकार दिया है। जी, हमारे स्रोत भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोची के दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति मोचीराम के लिए एक समान है। लेकिन धूमिल जी इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। मोचीराम के भीतर एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। हाँ, वो इंसानियत वाली बात। बिल्कुल। वो कहता है कि उसे हमेशा ये ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। हाँ, वो आदमी जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट को अपनी छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील नजरिया है सुनने वालों के लिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को सिर्फ उनके काम के चश्मे से देखते हैं। सही कहा। जैसे कोई सामान पहुंचाने आता है तो हम उसे सिर्फ एक डिलीवरी एजेंट मान लेते हैं, और जो सड़क साफ करता है उसे सिर्फ सफाई कर्मचारी। बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि उस पेशे, उन मैले कपड़ों या उस वर्दी के पीछे एक इंसान सांस ले रहा है। एक ऐसा इंसान जिसके अपने दुख हैं, जो जीवन की मार झेल रहा है। सच में मोचीराम की ये बात हमें इंसानी वजूद को पेशे से अलग करके देखने पर मजबूर करती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मोचीराम का वो फुटपाथ एक ऐसा चौराहा बन जाता है जहां से पूरा समाज गुजरता है। मतलब वो सिर्फ एक मोची नहीं है, वो एक दर्शक है। बिल्कुल दर्शक है, जो सड़क पर बैठकर समाज के अलग अलग किरदारों को बिना किसी फिल्टर के देख रहा है। वो जूतों की मरम्मत करते करते असल में लोगों की फितरत को पढ़ रहा है। जी, और यही कारण है कि ये रचना एक कविता की सीमाओं को लांघकर एक दस्तावेज बन जाती है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है जब हम मोचीराम की दुकान पर आने वाले ग्राहकों को देखते हैं। स्रोतों में मुख्य रूप से दो तरह के चरित्रों का जिक्र है, जो समाज के दो बिल्कुल अलग चेहरों को बड़ी बेबाकी से दिखाते हैं। हाँ, पहला ग्राहक एक बेहद गरीब और संघर्षरत आदमी है। मोचीराम उसका जूता देखकर कहता है कि वो जूता नहीं, बल्कि
चकतियों की थैली बन चुका है। बिल्कुल, चकतियों की थैली। उसे पहनने वाले के चेहरे पर चेचक के दाग हैं, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी हंसी में एक अजीब सी उम्मीद है। यहाँ हमारे नोट्स एक बहुत ही खास बिंब की तरफ ध्यान खींचते हैं। ट्यूटोरियल हिंदी वाला विश्लेषण। जी, धूमिल ने उस हंसी के बारे में लिखा है जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। क्या कमाल की लाइन है। इस पंक्ति में जो गहराई है वो अद्भुत है। साहित्य की भाषा में कहें तो क्या जबरदस्त उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए सुनने वालों के लिए। देखिए, ये एक चीज की तुलना दूसरी चीज से ऐसे करने का तरीका है कि आंखों के सामने दृश्य बिल्कुल जिंदा हो जाए। वो फंसी हुई पतंग आखिर क्या है? वो उस गरीब आदमी की फंसी हुई, उलझी हुई जिंदगी है। वो टेलीफोन के खंभे पर फंस गई है, यानी हालात ने उसे जकड़ लिया है। लेकिन हवा चलने पर वो फड़फड़ा रही है। बिल्कुल, वो फड़फड़ाहट उसके जिंदा रहने की, उसकी उम्मीद की आवाज है। वो टूटने के बावजूद हार नहीं मान रहा है। ये सचमुच एक ऐसा दृश्य है जो सीधे दिमाग में छप जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब दूसरा चरित्र मोचीराम के सामने आता है तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, वो दूसरा आदमी जो मध्यम वर्गीय दिखावे का जीता जागता उदाहरण है। मोचीराम उसे हिटलर का नाती कहकर पुकारता है। हिटलर का नाती, ये बहुत ही सटीक व्यंग है ना? इस आदमी के चेहरे पर कोई समझदारी नहीं है, बस एक अजीब सी हड़बड़ी है, एक बेवजह की तेजी। और वो आकर अजीबोगरीब आदेश देने लगता है। हाँ, इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, जूते को आईना बनाओ। बिल्कुल। वो रुमाल से हवा करता है, मौसम को कोसता है और सड़क पर आते जाते लोगों को बड़ी हिकारत से बंदर की तरह घूरता है। और पता है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या? उसकी समस्या ये है कि वो खुद को अपनी असल हैसियत से बहुत बड़ा दिखाना चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि उसका समय बेहद कीमती है। और मोचीराम जैसे लोग उसके समय की बर्बादी कर रहे हैं। जी, जबकि सच्चाई ये है, जो मोचीराम भी भांप लेता है, कि उसे जाना कहीं नहीं है। ये मध्यम वर्ग की वो अंदरूनी कुंठा है जहां व्यक्ति अपने से कमजोर पर रौब झाड़कर खुद को ताकतवर महसूस करता है। और सबसे चुभने वाली बात तो तब होती है जब पैसे देने की बारी आती है। हाँ, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। वह आदमी मोचीराम से घंटे भर कड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन मेहनत का सही दाम देते वक्त गुर्राता है और कहता है, शरीफों को लूटते हो। और फिर कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। आज के समय में भी अगर हम देखें तो ये रवैया अजनबी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। मतलब बड़े बड़े मॉल्स में लोग बिना मोल भाव के हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन सड़क किनारे किसी मेहनतकश से 10 रुपए कम कराने के लिए उसे लुटेरा कह देते हैं। हाँ, सिक्के फेंक कर जाना उस वर्ग के अहंकार और क्रूरता को बेनकाब करता है जो निचले तबके के श्रम का रत्ती भर भी सम्मान करना नहीं जानता। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो आदमी खुद को शरीफ कह रहा है, उसका व्यवहार सबसे ज्यादा अशिष्ट है। सही बात है। और मोचीराम इन दोनों तरह के ग्राहकों को रोज झेलता है। एक तरफ वो फड़फड़ाती हुई पतंग जैसा गरीब आदमी, और दूसरी तरफ ये हिटलर का नाती। जी, इन दोनों के बीच मोचीराम का खुद का वजूद कहाँ खड़ा है, ये समझना सबसे जरूरी हो जाता है। हाँ, यहाँ आकर कहानी सच में बहुत गहरी और संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि एक आम पाठक को लग सकता है कि मोचीराम कोई आदर्शवादी संत है जो बस शांति से सब कुछ देख रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक बहुत भारी कश्मकश चल रही है। बिल्कुल। जब वो उस पहले वाले गरीब आदमी के फटे हुए जूतों को देखता है जो चकतियों की थैली बन चुके हैं, तो मोचीराम का मन करता है कि वो उसे सच बता दे। वो कहना चाहता है कि बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? हाँ, क्योंकि उस जूते में अब मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। कैसी उलझन? वो ऐसा कह नहीं पाता। विश्लेषण इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि ये एक निचले स्तर के व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। अगर वो उस गरीब आदमी से सच कह दे कि जूता बेकार हो चुका है, तो वो ग्राहक चला जाएगा, और अगर वो चला गया तो मोचीराम की उस दिन की दिहाड़ी मारी जाएगी। फिर वो उस दिन अपना पेट कैसे भरेगा? जी, और तभी भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। ये बहुत ही गहरी लाइन है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जाति शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसके पेशे, उसकी बिरादरी, उसके रोजगार के लिए भी हुआ है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। एक तरफ उसकी इंसानियत कह रही है कि इस गरीब का पैसा मत ठगो, और दूसरी तरफ उसकी अपनी भूख उसे अपना काम करने पर मजबूर कर रही है। हाँ, और इसके बाद मोचीराम जो कहता है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।
वो कहता है, आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांकता हूं। आंखें टांकना? इसका क्या मतलब है? क्या वो उस आदमी की उम्मीदों को टांक रहा है या फिर खुद सच्चाई से अपनी आंखें मूंद रहा है? मैं कहूंगी कि ये दोनों ही बातें सच हैं। वो सिर्फ चमड़े के टुकड़े नहीं सिल रहा है, वो उस गरीब आदमी की आगे चलने की उम्मीद को सिल रहा है कि वो अपने ज़मीर के साथ भी एक समझौता कर रहा है। ये सिर्फ एक जूते की मरम्मत का काम नहीं रह जाता। ये एक इंसान का अपने वजूद, अपनी नैतिकता और अपनी मजबूरी के बीच का रोजाना का संघर्ष है। बिल्कुल। और ये संघर्ष तब और तीखा हो जाता है जब वो मध्यम वर्गीय ग्राहक सिक्के फेंक कर जाता है। हाँ, क्योंकि तब मोचीराम कहता है कि चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में करती है। ये चोर कील का रूपक बहुत ही मारक है। कैसे? देखिए, जूते बनाते वक्त अगर कोई कील चमड़े के अंदर दब जाए तो वो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन पहनने वाले को अंदर ही अंदर लहूलुहान करती रहती है ना। मोचीराम जब उस अहंकार और अपमान को चुपचाप सह लेता है तो वो अपमान उसके अंदर एक चोर कील की तरह धंस जाता है। वो उस वक्त पलटकर जवाब नहीं देता क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना है। जी, लेकिन वो चोट उसके स्वाभिमान को लगातार चुभती रहती है। ये पेट की आग और स्वाभिमान के बीच की वो लड़ाई है जो सड़क पर बैठा हर मेहनतकश इंसान रोज लड़ता है। ये सब इतना असली लगता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम खुद उस फुटपाथ पर खड़े होकर इस पूरी उथल पुथल को देख रहे हों। सही कह रहे हैं आप। अब हम इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जहां ये कविता समाज के तथाकथित पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। जी। कविता का वो चरम हिस्सा। हाँ। कहानी में कैसा मोड़ आता है जहां एक ऐसा इंसान आता है जो जिंदगी को सिर्फ किताबों और डिग्रियों से नापता है। वो मोचीराम की बातें सुनता है और बड़ी आसानी से एक फतवा दे देता है, यार तू मोची नहीं, शायर है। ये बहुत दिलचस्प है। अब ऊपरी तौर पर सुनने में तो ये किसी को भी एक बहुत बड़ी तारीफ लग सकती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मोचीराम खुद इसे एक दिलचस्प गलतफहमी कहता है। वो क्यों? हमारे स्रोत इस बात को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं कि वह तथाकथित पढ़ा लिखा व्यक्ति असल में किस मानसिकता का शिकार है। उसे लगता है कि पेशा ही इंसान की औकात है। उसके दिमाग में ये बात गहरे तक बैठी है कि ज्ञान, दर्शन और जीवन की समझ सिर्फ किसी खास उच्च वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के पास ही हो सकती है। अच्छा। अगर एक मोची जिंदगी की इतनी गहरी बात कर रहा है तो वो मोची तो हो ही नहीं सकता, उसे तो कोई शायर होना चाहिए। मतलब ये एक तरह का बौद्धिक अहंकार है। बिल्कुल, जो ये मानता है कि भाषा और विचार पर सिर्फ सभ्य समाज की बपौती है। मतलब ये कि अगर कोई सूट बूट पहनकर यही बात कहें तो वो दार्शनिक है, लेकिन अगर मैले कपड़ों में एक मोची का है तो लोग उसे उसके पेशे से अलग करके शायर का ठप्पा लगा देते हैं, क्योंकि वे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एक मजदूर के पास भी कोई दार्शनिक नजरिया हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और धूमिल यहाँ इसी बात पर प्रहार करते हैं। वो इस बात की वकालत करते हैं कि कविता या भाषा किसी खास वर्ग की जागीर नहीं है। इसे छंद, लय और भारी भरकम अलंकृत भाषा के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। मोचीराम का जो अनुभव है, जो उसका यथार्थ है, वही उसकी सबसे बड़ी कविता है। और वो बड़ी बेबाकी से कहता भी है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। जी, सच्चाई ये देखकर नहीं आती कि कौन किस जाति का है, किसके पास कितनी डिग्रियां हैं या कौन किस घर में पैदा हुआ है। बिल्कुल, जीवन का कड़वा सच एक अमीर को भी छूता है और एक सड़क किनारे बैठे मोची को भी। आग सबको जलाती है, ये बात अपने आप में पूरी दुनिया का सच समेटे हुए है। लेकिन स्रोतों में एक बात और ध्यान खींचती है। कौन सी? सच्चाई तो सबसे होकर गुजरती है, लेकिन उस सच्चाई पर प्रतिक्रिया सबकी अलग होती है। हाँ। कुछ लोगों को इस सच्चाई और अन्याय को बयां करने के लिए शब्द मिल गए हैं, वो अपनी बात कह पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, जो इस व्यवस्था के हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। बिल्कुल। कविता के अनुसार ऐसा क्यों है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? नहीं, दर्द होता है, लेकिन वे इसलिए चुप हैं क्योंकि वे पेट की आग से डरते हैं। ये बहुत ही कड़वा सच है। जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उनकी चुप्पी का कारण उनकी कायरता नहीं, बल्कि उनकी वो भूख है जो किसी भी विरोध से ज्यादा भारी पड़ जाती है। यही इस रचना का सबसे मार्मिक और गहरा पक्ष है। मोचीराम बहुत अच्छी तरह जानता है कि जो लोग शब्दों के धनी हैं,
जो बोल सकते हैं और जो लोग मजबूरियों के कारण चुप हैं, उन दोनों की ही अपनी अपनी एक भूमिका है। विश्लेषण में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति का जिक्र है जहां मोचीराम कहता है कि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। जी। जो लोग विरोध में चीख रहे हैं वो भी समाज को बदल रहे हैं, और जो लोग जिम्मेदारियों के बोझ तले समझदार चुप ओढ़े हुए हैं वो भी इस व्यवस्था का पहिया घुमा रहे हैं। भविष्य गढ़ने में दोनों अपनी अपनी जगह अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इन तमाम बातों को एक धागे में पिरोएं तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि धूमिल की ये रचना महज एक मोची के रोजमर्रा के काम की कहानी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी सामाजिक संरचना, हमारे खोखले वर्गभेद और सबसे बढ़कर हमारे उस अहंकार पर एक बेहद करारी चोट है जो हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। और ये इस बात का भी एक जबरदस्त उदाहरण है कि असली ज्ञान सिर्फ पुस्तकालयों में रखी भारी भरकम किताबों में नहीं है, वो उन आम इंसानों के अनुभवों में भी उतना ही जिंदा है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। सही कहा। एक आम आदमी के अनुभव में जो सच्चाई और जो तीखापन हो सकता है वो किसी भी बड़े विमर्श पर भारी पड़ सकता है। जी, और यही बात इस कविता को आज के समय में भी इतना प्रासंगिक बनाती है। हम रोज जिन लोगों को बस एक सर्विस प्रोवाइडर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, उनके भीतर विचारों का कितना बड़ा समंदर हो सकता है यह हमें कभी पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। किसी भी इंसान को महज उसके पेशे से या उसके कपड़ों से आंकना कितनी बड़ी भूल है, ये बात मोचीराम हमें बहुत अच्छी तरह सिखा देता है। खैर, जाते जाते हमारे स्रोतों में छिपी एक और बहुत ही गहरी और बेचैन करने वाली बात पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, वो अंतिम दार्शनिक विचार। जी, कविता के अंतिम हिस्से में मोचीराम कहता है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, अगर इंसान का कोई जमीर नहीं है, तो राम नामी बेचने यानी धर्म का व्यापार करने या दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं रह जाता। जब इंसान अपने पेशे के प्रति अपनी ईमानदारी खो देता है तो वो अपना वजूद खो देता है। और यही वो जगह है जहां आदमी अपने असल पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा, ये सच में अंदर तक झकझोर देने वाला विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस बेतहाशा भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या लोग महज एक अंधी भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं, जहां उन्होंने सिर्फ किसी तरह से जिंदा रहने के लिए या पैसा कमाने की अंधी दौड़ में अपनी इंसानियत को भुला दिया है। हाँ, और अपने पेशे के असली तर्क को भी। क्या आज का इंसान सिर्फ जिंदा रहने की होड़ में उस भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन चुका है, जिसका अपना कोई ज़मीर, अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो ये पूरी चर्चा हमारे सामने छोड़ जाती है, जिसका जवाब हम